नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आरओ प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चंस पेपर के तहत मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े हुए प्रश्नों को। ये इस सीरीज का मेरा 7वां लेक्चर है। इससे पहले इस सीरीज के 6 लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। उन्हें अगर अभी तक आपने ना देखा हो तो आप इस चैनल पर जाकर के उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्नों पे आए उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि डिकोड एग्जाम की तरफ से आरओ प्रीलिम्स मेंस के लिए एक फाउंडेशन कोर्स बनाया गया है, जिसमें कि आरओ के प्रीलिम्स और मेंस के पूरे सिलेबस को कवर किया गया है। तो सभी टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स आपको दिए जाते हैं इसमें, साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स भी दिया जाता है। प्रीलिम्स के लिए भी टेस्ट सीरीज मिलती है, फिर मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन का पूरा एक कार्यक्रम चलाया जाता है। तो कुल मिलाकर के अच्छे ढंग से ठीक प्रकार से एक जगह संतुलित तरीके से संपूर्णता में तैयारी करने के लिए ये जो फाउंडेशन बैच है ये बहुत बेहतर है। सारी चीजें एक क्रम से इसमें आपको जो है दी जाती हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इसका डेमो देख सकते हैं, और डेमो देखने के लिए या संपर्क करने के लिए 9506742546 पर हमें व्हाट्सएप करें फाउंडेशन बैच लिख करके, ठीक है। तो ये आगे 9 है, तो ये 9506742546 पर हमें व्हाट्सएप करें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोर्स की बात हो गई। अब हम सीधे प्रश्न पर आते हैं। तो अभी तक हमने कुल 150 प्रश्नों को देख लिया है। अब उसके आगे से हम प्रारंभ करेंगे। मेरे साथ इन प्रश्नों को पढ़ते हुए, सॉल्व करते हुए और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखते हुए आप सभी चलेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे। तो लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? मौलाना आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद अली जिन्ना और डी इकबाल। तो निश्चित रूप से लाल कुर्ती आंदोलन, जिसका मूल नाम था खुदाई खिदमतगार यानी खुदा के सेवक, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में प्रारंभ किया था। और चूंकि खुदाई खिदमतगार जो होते थे वो लाल कुर्ता पहनते थे, इसीलिए इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी संबोधित किया जाता था। रेड शर्ट्स कह करके इन्हें बुलाया जाता था। तो जैसा कि हम जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, ठीक है। तो 151 का हमारा उत्तर है बी अगला। सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? जनरल बीसी जोशी, मेजर धन सिंह थापा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और डी प्रेम सिंह नेगी। तो सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में जो भारतीय आंदोलनकारी थे उन पर गोली चलाने की आज्ञा मिली गढ़वाल रेजिमेंट को, और उसे लीड कर रहे थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तो अंग्रेजों ने कहा कि इन पर गोली चला दो। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने कहा कि नहीं, हम गोली नहीं चलाएंगे क्योंकि ये हमारे भाई हैं। अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, मारो इनको। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम मारेंगे नहीं। तो ये बहुत साहसिक निर्णय था, और इससे एक मैसेज और गया ब्रिटिश सरकार को कि अगर हम बहुत अधिक दमन की तरफ आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि जो ब्रिटिश भारतीय फौज है वो इस तरह के दमन को सहन न कर पाए, तो सेना में एक विस्फोट की स्थिति हो जाए। हालांकि ये बहुत दूर की कौड़ी थी, लेकिन फिर भी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने बहुत ही हिम्मत का काम किया था। तो सी उत्तर है हमारा। 152 का उत्तर है सी। आगे, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? ए 1931, बी 1929, सी 1930 और डी 1932। तो निश्चित रूप से हमारा उत्तर है सी 1930। तो नवंबर 1930 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए,
क्यों किया गया गोलमेज सम्मेलन? तो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उस पर चर्चा करने के लिए और भारत के संवैधानिक विकास क्रम या संवैधानिक प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। गोलमेज यानी राउंड टेबल का एक प्रतीकात्मक अर्थ था, एक सिंबॉलिक मीनिंग थी इसकी, और वो ये थी कि जब भी सामान्य जो टेबल होता है जिस पर कोई बैठता है तो उसमें हमेशा सामने की जो चेयर होती है उस पर कौन बैठता है? जो हेड करता है, ठीक है, जो सबसे हेड होता है। गोल टेबल पर इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो कहने का मतलब है कि पहली बार ब्रिटिशर्सों ने भारतीयों को अपने बराबरी के मेज पर, अपने बराबरी के स्थान पर बिठा करके बात करने का प्रारंभ किया, इसीलिए इसे गोलमेज सम्मेलन कहा गया। तो ये गोलमेज सम्मेलन एक ही था, लेकिन किसी निष्कर्ष के ना निकल जाने की वजह से ये 3 अलग अलग बैठकों में घिंच गया। तो कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हो गए। हालांकि गोलमेज सम्मेलन एक ही था, लेकिन वो 3 बैठकों में अलग अलग समय तक घिंच गया, ठीक है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 को आयोजित किया गया लंदन में, जिसमें कि कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। कारण आर, गांधी इरविन समझौते 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भाग लेना अंतर्निहित था। तो देखिए, कथन जो ए है इसमें कहा गया कि जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। तो निश्चित रूप से यह गलत है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने नहीं बल्कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था उसका कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया, कहा कि हम उसमें भाग नहीं लेंगे। लेकिन अंग्रेजों को यह समझ में आ गया कि बिना कांग्रेस को शामिल किए हुए भारत में संवैधानिक विकास क्रम के किसी भी मुद्दे को तय नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वास्तव में जो भारतीय जनता की आवाज है वो कांग्रेस ही है। तो सबसे अधिक अपील भारतीय जनता में कांग्रेस की ही थी, और बिना कांग्रेस के कोई भी विषय निर्धारित नहीं हो सकता था। तो बहुत दबाव पड़ा किस पर? इरविन पर, कि किसी तरीके से गांधी जी को मनाओ और उनको गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहो। तो अंततः जो है 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ जिसे हम गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। और उस समझौते के तहत गांधी जी ने यह कहा कि हां, कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। तो गांधी जी गए थे SS राजपूताना जहाज से, गांधी जी गए थे, ना कि नेहरू गए थे। दूसरा, गांधी इरविन समझौते 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भाग लेना अंतर्निहित था। तो निश्चित रूप से मुख्य सबसे कारण यही था कि भैया गोलमेज सम्मेलन में हम भाग लेंगे। गांधी जी ने तय किया, और फिर इरविन ने बहुत सारी चीजें दी, जैसे राजनीतिक कैदियों को हम रिहा कर देंगे, आदि आदि। तो 154 का हमारा जो उत्तर है वो है कि ए तो गलत है परंतु आर सही है, यानी 154 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। अगले प्रश्न पे देखते हैं। उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू। बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न है। तो वे भारतीय जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था उनका नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो ए हमारा उत्तर है 155 का ए। अगला, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय निम्नलिखित नेताओं में कौन थे? अब समझिए, एक ही एग्जाम है आरओ का, और आपने देखा कि एकदम लेटेस्ट ये आरओ मेंस 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंस है, उनको जरूर देखना चाहिए। ये मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि सीधे सीधे भी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं और थोड़ा सा घुमा कर भी रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय निम्नलिखित में से सी डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अगला, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए, ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। दूसरा, इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों से होता था। तो देखिए, अब इसको समझ लें, उसके बाद उत्तर पर है।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने अपनी सहमति दे दी कि हम भाग लेंगे। महात्मा गांधी गए, उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। लेकिन महात्मा गांधी ने वहां यह देखा कि ब्रिटिश सरकार का जो रुख है वो अधिक से अधिक पृथक निर्वाचन व्यवस्था, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था पर वो केंद्रित रहा, और जो भारतीय पक्ष वहां शामिल हुआ था वो अपने अपने समुदायों के हितों की बात कर रहे थे और कोई भी भारत की स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहा था। इसके अतिरिक्त वहां यह भी हुआ कि कांग्रेस ही भारतीय जनता की एकमात्र प्रतिनिधि है या नहीं है। तो गांधी जी ने बड़ी असमंजस की स्थिति वहां देखी और गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन से वापस आ गए बिना किसी निष्कर्ष के। और जब गांधी जी वापस आ गए तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को यह घोषित कर दिया, जिसे हम जानते हैं कम्युनल अवार्ड के नाम से, यानी सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से। उसके तहत यह घोषित कर दिया गया कि अब जो दलित हैं वो हिंदुओं से अलग हैं। तो दलित और हिंदू ये दो आइडेंटिटी हैं अलग अलग, और दलितों को उसी तरीके से हम अल्पसंख्यक मानते हैं जिस तरीके से भारत में हम मुसलमानों को अल्पसंख्यक मान रहे हैं, हम सिखों को अल्पसंख्यक मान रहे हैं, तो अब हम दलितों को भी अल्पसंख्यक मानते हैं। और जिस प्रकार हम मुसलमानों को पहले से ही पृथक निर्वाचन व्यवस्था दे रहे हैं, सेपरेट इलेक्टोरल दे रहे हैं, उसी तरीके से हम दलितों को भी देंगे। तो पहले मुसलमानों को, सिखों को, अब दलितों को भी देंगे। महात्मा गांधी ने जब ये सुना तो वो आमरण अनशन पे चले गए, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडल से होना था। इसको क्लास में हमने बहुत अच्छे से समझा है ना कि पृथक निर्वाचन मंडल क्या होता है। आज जो आरक्षण की व्यवस्था है उससे कंपेयर करके भी समझा है ना। आपको अगर याद हो तो 157 का हमारा उत्तर है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो 157 का हमारा उत्तर है ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अगस्त प्रस्ताव, पूना समझौता, तृतीय गोलमेज सम्मेलन और चौथा सांप्रदायिक निर्णय, ठीक है। तो देखिए अगस्त प्रस्ताव तो ये 1940 में आया, ठीक है। अगस्त ऑफर 1940 में आया। तो इनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, यानी कि अगस्त प्रस्ताव सबसे बाद में होगा। जो भी पूना समझौता, सांप्रदायिक निर्णय, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, जो भी अच्छे से पढ़ा होगा उसको ये पता होगा कि अगस्त प्रस्ताव तो बाद में है। भले सन याद नहीं हो लेकिन उसको पता होगा कि अगस्त प्रस्ताव बाद में। तो ए में जो है सबसे लास्ट में है 1 और बी में भी है। इसका मतलब सी उत्तर नहीं होगा और डी उत्तर नहीं होगा। अब पूना समझौता कब हुआ? तो ये 24 सितंबर को हुआ। 24 सितंबर 1932 को हुआ। इसके बाद सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा इससे पहले हुई 16 अगस्त 1932 को, और उसके बाद फिर महात्मा गांधी चले गए आमरण अनशन पर, और अंततः महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और उसमें ये जो पृथक निर्वाचन व्यवस्था थी उसको हटा दिया गया और सामान्य निर्वाचक व्यवस्था में ही दिया गया। तो 16 अगस्त 1932 ये जो है सांप्रदायिक निर्णय की बात हुई, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन तो ये नवंबर से दिसंबर 1932, ठीक है। तो ये सीक्वेंस हो गया। तो सबसे पहले तो आना चाहिए सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा 16 अगस्त 1932, यानी 4 पहले होना चाहिए। तो 4 ए में भी है, 4 बी में भी है। इसके बाद हुआ पूना का समझौता 24 सितंबर 1932 को, तो 2 उसके बाद होना चाहिए। तो ये बी हमारा उत्तर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा, महात्मा गांधी का अनशन, फिर पूना समझौता, उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन, और उसके बाद सबसे लास्ट में अगस्त प्रस्ताव। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आया था, ठीक है। तो 158 का जो हमारा उत्तर है वो है बी।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला, गांधी इरविन समझौता, दूसरा सांप्रदायिक पंचाट, तीसरा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और चौथा नेहरू रिपोर्ट। तो इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए इन सब में अगर हम देखें तो स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि नेहरू रिपोर्ट तो सबसे पहले आई थी, ठीक है। तो 4 जो है सबसे पहले होना चाहिए। तो 4 सबसे पहले हमें कहाँ दिख रहा है? सी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, यानी बी हमारा उत्तर नहीं होगा और ए हमारा उत्तर नहीं होगा। तो नेहरू रिपोर्ट आई, उसके बाद पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, उसी दौरान प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें कि कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो अंततः गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ। तो नेहरू रिपोर्ट के बाद गांधी इरविन समझौता होगा। तो 4 के बाद 1 होगा। तो 4 के बाद 1 कहाँ दिख रहा है? डी में दिख रहा है, तो यही डी हमारा उत्तर है। तो 4 के बाद 1 और उसके बाद 3 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ और उसके बाद फिर सांप्रदायिक पंचायत के निर्णय की घोषणा जो है कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। तो डी हमारा उत्तर है। यहां पर अगला प्रश्न देखते हैं। श्री B.R. अंबेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है ए कलकत्ता समझौता, बी लंदन समझौता, सी पूना समझौता और डी लखनऊ समझौता। तो निश्चित रूप से ये इसका उत्तर है सी पूना समझौता। तो यहां पर पूरी तरीके से स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि कैसे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी फूट डालो और राज करो की नीति के तहत केवल सांप्रदायिक निर्वाचन पर अधिक से अधिक ब्रिटिश सरकार ने जोर दिया और उसके पश्चात द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पश्चात 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की गई और इसमें यह बताया गया कि ये जो दलित हैं ये भी अल्पसंख्यक हैं और इन्हें भी मुसलमानों की तरह सिखों की तरह पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दी जाएगी। इस बात पर गांधी जी आमरण अनशन पर चले गए क्योंकि उन्होंने ये कहा कि इससे उनकी स्थिति नहीं बदलती है, उनकी भलाई के लिए काम करना चाहिए। ऐसे तो उनको मुख्य धारा से काट देना के समान ये हुआ, उनको पृथक निर्वाचन व्यवस्था देना और इसी को लेकर के वो फिर अनशन पर चले गए। उस समय गांधी जी पूना के यरवदा जेल में बंद थे। अंततः एक समझौता हुआ और उसमें कौन कौन थे मुख्य लोग तो आप देख लें। मदन मोहन मालवीय, B.R. अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, राजगोपालाचारी, इन सब के प्रयास से 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच एक पूना समझौता हुआ और इसे 26 सितंबर 1932 को ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता दे दी गई। तो पूना समझौता तो हो गया, पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त हो गई। गांधी जी ने इस समझौते में क्या और तय कर दिया है उसको देख लें। तो इस समझौते के अनुसार दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और व्यवस्थापिका सभा में उनका स्थान हिंदुओं के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए, लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए आरक्षण की सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर के 148 कर दी गई और केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए 8% सीटें आरक्षित कर दी गई। तो जिस प्रकार से इस समय आरक्षण की व्यवस्था SC/ST के लिए है उसी तरह का काम किया गया। पृथक निर्वाचन व्यवस्था इससे अलग था जिसे हमने क्लास में समझा था, ठीक है। इसके बाद गांधी जी ने क्या किया? तो इसके बाद गांधी जी ने अपने अन्य कार्यों को छोड़ा और पूर्ण रूपेण अस्पृश्यता निवारण अभियान में जुट गए। अपनी कारावास की अवधि में ही उन्होंने सितंबर 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किया जिसका नाम बाद में हरिजन सेवक संघ हो गया और इसके पहले अध्यक्ष थे JD बिरला, ठीक है। जनवरी 1933 में गांधी जी ने हरिजन नामक साप्ताहिक का प्रकाशन किया और एक हरिजन बंधु और एक हरिजन सेवक। नवंबर 1933 को वर्धा से गांधी जी ने अपनी हरिजन यात्रा प्रारंभ की। नवंबर 1933 से जुलाई 1934 तक गांधी जी ने पूरे देश की यात्रा की तथा लगभग 20,000 किलोमीटर का सफर तय किया। गांधी जी की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था हर रूप में अस्पृश्यता को समाप्त करना, ठीक है। बहुत डिटेल में हमने समझ लिया। अब अगला प्रश्न आ गया इसी से जुड़ा हुआ। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने, डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने, नारायण गुरु ने, विवेकानंद ने। तो निश्चित रूप से अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। 161 का ये हमारा उत्तर है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब फिर से कालानुक्रम का प्रश्न आ खड़ा हुआ, ठीक है। तो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा
पूना समझौता, सांप्रदायिक निर्णय, गांधी इरविन समझौता। तो देखिए सबसे पहले तो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा हुई 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930 को यह संपन्न हुआ। उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ। उसके बाद सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा हुई कम्युनल अवार्ड की, ये हुआ 16 अगस्त को। उसके बाद पूना समझौता हुआ 24 सितंबर को। तो इसका मतलब है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 1 सबसे पहले होगा। तो इसका मतलब है कि सी हमारा उत्तर नहीं होगा, डी हमारा उत्तर नहीं होगा, ए बी में से कोई उत्तर होगा। इसके बाद महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के बाद गांधी इरविन समझौता होगा। तो गांधी इरविन समझौता यानी 1 के बाद 4 केवल हमें ई में दिख रहा है। गांधी इरविन समझौते के बाद सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा होगी तो 3 होगा, और सबसे अंत में पूना समझौता होगा तो 2 होगा। तो 162 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? हरिपुरा अधिवेशन 1938, त्रिपुरी अधिवेशन 1939, लाहौर अधिवेशन 1929, मद्रास अधिवेशन 1927। तो देखिए हरिपुरा में जो अधिवेशन हुआ था 1938 में, उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। दूसरी बार जब त्रिपुरी का अधिवेशन हुआ तो वहां अध्यक्ष पद को लेकर के खींचतान की स्थिति हो गई और पट्टाभी सीतारमैया को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सामने महात्मा गांधी ने खड़ा कर दिया। बाद में जब चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया हार गए तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि ये मेरी अपनी हार है। तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में नेताजी बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था, जिस पर गांधी जी ने कहा था कि ये मेरी व्यक्तिगत हार है। हालांकि कांग्रेस की कार्यकारिणी के सहयोग ना देने की वजह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, तो 163 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। वे 2 राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, तो निश्चित रूप से जिन्ना 2 राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, पाकिस्तान का निर्माण हो गया। बी, उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो 1940 में जो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, और उसी लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ था। हालांकि उस समय तक पाकिस्तान ये नाम रहेगा ये क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन जो प्रस्ताव पारित हुआ उसे पॉपुलर कल्चर में हम कहते हैं कि पाकिस्तान का प्रस्ताव यहां पारित हुआ। अगला, असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया। तो असहयोग आंदोलन में जिन्ना ने भाग नहीं लिया क्योंकि जिन्ना जैसे और बहुत सारे लोगों को ये अंधेरे में छलांग लगाने जैसा लगा और उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। अब डी, वे सदैव रेडियो रखते थे। अब ये जिसने भी प्रश्न बनाया है उसे निश्चित रूप से 100 तोपों की सलामी तो देनी ही चाहिए। कितनी गंभीर बात हो रही है। और उसमें अगला ऑप्शन क्या है? तो वे सदैव डायरी रखते थे। अब इस ऑप्शन को देखें तो हमें पता चलता है कि वे सदैव डायरी नहीं रखते होंगे। भाई 4 ऑप्शन है, कोई ना कोई तो गलत होना ही चाहिए। ठीक है, नहीं तो प्रश्न ही गलत हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर यह है कि मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में यही सही नहीं है कि वे सदैव डायरी रखते थे। तो 164 का जो हमारा उत्तर है डी है, लेकिन गजब का प्रश्न बनाया गया है। अगला, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो ए, आगा खां, बी, M.A. जिन्ना, सी, लिकायत अली खां और डी, मोहम्मद इकबाल। तो देखिए, भारत के विभाजन की पूरी कहानी इस नाम से पूरा एक डिटेल में हमने लेक्चर लिया, उसमें सब चीजों को बड़े विस्तार से हमने समझा हुआ है। पूरी पाकिस्तान बनने की कहानी हम इसी जो है सीरीज में उसे आगे देखेंगे। तो यहां पहले प्रश्न का उत्तर दें तो देखिए, मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन 1930 में पृथक मुस्लिम राष्ट्र की एक निश्चित अभिव्यक्ति
दी अपने अध्यक्षीय भाषण में। तो हमारा उत्तर 165 का है डी। ठीक है, आइए यहां पर देखें विभाजन की संपूर्ण कहानी। पूरा इसी तरीके से सारे मॉडर्न हिस्ट्री को हमने पढ़ा हुआ है चार्ट बना करके कहानी की तरह। ठीक है, तो हम सबसे पहले मानते हैं सर सैयद अहमद खान को, जो एक इस्लामिक आधुनिकीकरण के प्रणेता थे और दो राष्ट्र सिद्धांत के अगुआ। तो हम सबसे पहले दो राष्ट्र सिद्धांत के अगुआ के रूप में किसको देखते हैं? सर सैयद अहमद खान को देखते हैं, क्योंकि सर सैयद अहमद खान ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के हितों से मुस्लिमों के हितों को ऊपर रखा और मुस्लिम युवाओं से कहा कि तुम्हारा हित और हिंदुओं का हित अलग अलग है। तो सर सैयद अहमद खान ने पहली बार हिंदू और मुस्लिम दोनों को दो अलग अलग आइडेंटिटी बताया। तो इन्हें हम मानते हैं दो राष्ट्र सिद्धांत के अगुआ के रूप में। और उसके बाद पूरी कहानी कैसे कैसे ये बढ़ता गया। धर्म 1905 बंगाल विभाजन हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग बनी। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में प्रारंभ में मूलभूत क्या अंतर था, जैसे उसको हमने समझा है। 1906 में क्या विचारधारा दोनों की थी, इतने डिटेल में जाकर के चीजों को हम समझते हैं। तो हमने समझा है कि कांग्रेस ने स्वशासन की मांग की, बंग भंग यानी बंगाल के विभाजन का विरोध किया और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया। मुस्लिम लीग ने सरकार के प्रति निष्ठा की कसम खाई, बंगाल विभाजन का समर्थन किया और बहिष्कार की निंदा की। अब देख लीजिए ठीक अपोजिट। ठीक है, मुस्लिम लीग का कार्यक्रम क्या था फिर इसके बाद। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम इनको मानते हैं और उसके बाद सारी कहानी लिखी गई है कैसे कैसे जो है एक क्रम से आप देख सकते हैं। सब पर हम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। यहां देखिए लीग का इलाहाबाद अधिवेशन 1930 में हुआ। इसमें मोहम्मद इकबाल ने पृथक राष्ट्र का विचार दिया और 1933 में कैम्ब्रिज के छात्र चौधरी रहमत अली ने इस पृथक मुस्लिम राष्ट्र का नाम अपने पत्र नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं में पाकिस्तान बताया। ठीक है, तो ये 1933 में निश्चित अभिव्यक्ति हुई। 1933 में उस अभिव्यक्ति का क्या नाम होगा वो बता दिया गया और 1940 में लीग का जो लाहौर यानी मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन हुआ उसमें जिन्ना द्वारा भारत से पृथक एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की स्पष्ट मांग की गई। और उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते हम देखें तो 16 अगस्त 1946 को जिन्ना द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कि हजारों हिंदुओं को मौत के घाट कलकत्ता और नोआखली में उतार दिया गया। हजारों हिंदुओं की संपत्तियों को छीन लिया गया और यहां से स्पष्ट हो गया कि अब विभाजन निश्चित है। और जैसा कि उस समय के कांग्रेस के बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमने अपने सर दर्द से छुटकारा पाने के लिए अपने सर को कटवा लिया। अब समझ लीजिए कि सर दर्द कैसा रहा होगा जिसके लिए कोई व्यक्ति तैयार हो जाए कि हमारा सर ही काट लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन फल था क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव का। तो देखिए क्रिप्स के प्रस्ताव ने भारतीयों को निराश किया। निश्चित रूप से भारत का जो पक्ष था, जो कांग्रेस का पक्ष था, वो निश्चित रूप से मित्र शक्तियों का पक्ष था, यानी ब्रिटेन और उसके सहयोगियों का पक्ष था। और गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा हो था कि जो अहिंसा का हमारा सिद्धांत है वो ये नहीं हमें कहता है कि जब दुश्मन परेशान हो तो हम उसको और परेशान करें। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यही ना कहा था सबसे कि भैया अंग्रेजों की परेशानियां ही हमारे मौके हैं। अंग्रेजों को जब जर्मनी पीट रहा है यूरोप में, तो ऐसे समय में ही हमें भारत के अंदर से भी एक आंदोलन खड़ा करना चाहिए अंग्रेजों के विरुद्ध। इनको दो मोर्चों पर घेरना चाहिए, लेकिन गांधी जी ने इसके लिए मना किया। लेकिन क्रिप्स का जो प्रस्ताव आया वो अगस्त ऑफर की तरह ही था। दो बातें मानी गई कि भाई डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, तो ये कहा गया कि डोमिनियन स्टेटस का तो समय बहुत बीत गया, हम तो 1928 में डोमिनियन स्टेटस मांगे थे, अब तो
बड़ी स्थिति बदल गई है, तो डोमिनियन स्टेटस, और कहा गया था कि एक संविधान सभा बनेगी, लेकिन कब ये सब होगा, तो ये सब होगा भैया युद्ध के बाद होगा। तो क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के निराश का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, तो पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत तेजी से जापान आगे बढ़ रहा था, और जो ब्रिटिश बेस था सिंगापुर में, जो पूरे एशिया में सबसे बड़ा शक्ति का केंद्र था ब्रिटेन का, उसको हंसते हंसते जापानियों ने जीत लिया। तो म्यांमार के रास्ते भारत पर युद्ध का खतरा आ गया, रंगून तक जापानी आ गए। तो मित्र देशों ने कहा कि भैया कुछ हल करो, तो क्रिप्स मिशन आया था, तो निश्चित रूप से भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का। गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, तो गांधी जी ने हिंसक आंदोलन भड़काने के लिए तो निश्चित रूप से भाषण नहीं किया था, ठीक है। तो 3 नहीं होगा, तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 यानी बी हमारा उत्तर है। तो 166 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, का नाम था लुई फिशर, विलियम एल सीवेर, सी वेब मिलर और डी नेगली फार्सन। तो निश्चित रूप से अमेरिकी पत्रकार जो गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, उनका नाम था लुई फिशर। अगला, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए है, भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। कारण आर है, करो या मारो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। तो 168 का ए हमारा उत्तर है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो कहते हैं कि उस दिन जो भाषण किया था गांधी जी ने लगभग 1 घंटे से ऊपर ही, उसमें गांधी जी के मुख से जो आवाज निकल रही थी उसमें लग रहा था कि उनके भीतर ईश्वर ने प्रवेश कर लिया है और एक एक शब्द जो सुन रहा था उससे सम्मोहित हो जा रहा था। और उसी समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और ये पूरा करो और मरो का नारा सच में लोगों के मन में प्रवेश कर गया। और इसीलिए ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जब सभी कांग्रेसी नेताओं को असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया, तब भी यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त तरीके से प्रारंभ हो गया, जबकि सभी बड़े कांग्रेसी नेता जेल में उठा करके बंद कर दिए गए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा। आंदोलन जिस दिन प्रारंभ होना था उसके पहले वाली रात में ही, लेकिन यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। तो निश्चित रूप से करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया था। तो ए हमारा उत्तर है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए। कारण आर, जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए किया। देखिए, जब लॉर्ड लिन लिथगो ने अक्टूबर 1939 में घोषित कर दिया कि भारत भी जर्मनी से युद्धरत है या भारत भी अब द्वितीय विश्व युद्ध का एक हिस्सा है, एक युद्ध पक्ष है, तो इसके विरोध में 36 महीने पुरानी कांग्रेसी सरकारों ने, जो 1937 के प्रांतीय चुनाव के द्वारा चुन करके आई थी, उन सरकारों ने अपना इस्तीफा दे दिया। और इसे कांग्रेसी सरकारों के इस्तीफे को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया कि कांग्रेस के शासन से हमें छुटकारा मिला। तो निश्चित रूप से ये दोनों के दोनों कथन, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आए, और काराडार, जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के आंदोलन तरह कार्य किया और कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए मुसलमानों को कहा। ठीक है, तो ये ए हमारा उत्तर है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरोड़ा आसफ अली जुड़ी हैं? तो अरोड़ा आसफ अली से जुड़ा हुआ प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। असहयोग आंदोलन से जुड़ी है अरोड़ा आसफ अली। बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी है। सी, व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़ी है और भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी है। तो निश्चित रूप से बहुत हिम्मत का कार्य जो है अरोड़ा आसफ अली ने किया है और इसीलिए इनका नाम बेहद सम्मान से लिया जाता है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ग्वालियर टैंक मैदान में
जब सभी बड़े कांग्रेसी नेता गिरफ्तार हो गए थे और देश में निराशा की स्थिति थी, तो इन्होंने ग्वालियर टैंक मैदान बंबई में कांग्रेस का झंडा फहरा दिया। और ये बात जो है बड़ी तीव्रता से लोगों को महसूस हुई कि एक महिला ने इतना हिम्मत दिखाया, तो हम लोग तो पुरुष हैं। इस तरीका है, मतलब एक जो है इसका सिंबॉलिक अर्थ था। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो कुल 3 समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी, एक महाराष्ट्र में, एक बंगाल में और एक यूपी में बलिया में, चित्तू पांडे के नेतृत्व में। तो इलाहाबाद, लखनऊ, बलिया, फैजाबाद, निश्चित रूप से बलिया, चित्तू, पांडे। ठीक है। अगला, ऑपरेशन रूबिकान वह कूट शब्द जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? अब ये निश्चित रूप से बेहद टफ है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ बहुत सोर्स नहीं उपलब्ध है ऑपरेशन रूबिकान। और ऑपरेशन रूबिकान बहुत कोल्ड वर्ल्ड वार में भी इसका प्रयोग हुआ है और इसके अलावा बहुत तरीके से इसका प्रयोग हुआ है। तो जो मूल उत्तर बताया है वो है जेल में गांधी का आमरण अनशन। ठीक है, जेल में गांधी का आमरण अनशन 172 का उत्तर है ए। अगला, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन को हम मानते हैं कि ये एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन की जिम्मेदारी तो महात्मा गांधी जी को ही दी गई थी, लेकिन ऑपरेशन जीरो आवर चला करके सभी कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था आंदोलन के प्रारंभ होने से पहले ही। उसमें गांधी जी भी थे, तो गांधी जी तो जेल में थे, वो नेतृत्व तो नहीं कर सकते थे। तो ये एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया, तो निश्चित रूप से यह एक अहिंसक आंदोलन था। तो नहीं, यह अहिंसक आंदोलन नहीं था, यह एक हिंसक आंदोलन था। यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। तो देखिए, अब ये दोनों शब्द एक ही साथ दे दिया गया। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था और डी में ऑप्शन है कि ये एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। तो अब इसमें क्या उत्तर दिया जा सकता? तो ये प्रश्न गलत है। अगला, यहां पर भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पूरी चीजें इस स्लाइड में बताई गई है। पहला तो ये कि संघर्ष क्यों आवश्यक हो गया, यानी क्यों भारत छोड़ो आंदोलन करना पड़ा। पहला, क्रिप्स मिशन की असफलता, इसके बाद युद्ध के कारण बढ़ी हुई महंगाई, दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन की पराजय। तो पूरी तरीके से जापानियों ने पॉइंट खींच दी थी, अंग्रेजों की उनकी श्रेष्ठता को पूरी तरह से कुचल दिया था। जिस मोर्चे पर भी जापानी आते थे, ब्रिटिश सिपाही भाग जाते थे। भारत पर खतरा बढ़ गया आक्रमण का, तो ब्रिटिश सरकार के प्रति जनता में अविश्वास की स्थिति आ गई। ठीक है, इसके अलावा घटनाक्रम क्या क्या रहा, कैसे कैसे ये पूरा चला, सारी चीजें। तो 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यसमिति के वर्धा बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान बंबई में कांग्रेस का सम्मेलन भारत छोड़ो प्रस्ताव अनुमोदित हो गया। 9 अगस्त 1942 ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी समेत सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो गए। विभिन्न वर्गों को गांधी जी ने क्या निर्देश दिया था, उनको पता था कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, तो उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से कहा कि सेवा से त्याग पत्र ना दे, सेवा को न छोड़ें, लेकिन कांग्रेस से अपनी निष्ठा घोषित करें। सैनिकों से कहा कि देशवासियों पर गोली मत चलाइए। छात्रों से कहा कि आजादी तक अगर लड़ने का साहस हो तो पढ़ाई को छोड़ करके आ जाइए। देशी शासकों को कहा कि जनता का सहयोग करें और अपनी प्रजा की संप्रभुता को स्वीकार करें। इसके अलावा आंदोलन का प्रसार किस प्रकार से हुआ, सारे फैक्ट इसमें दिए गए हैं। इसके बाद समानांतर सरकारें कहां कहां बनी जो है उसके बारे में है। तो बलिया अगस्त 1942 चित्तू पांडे के नेतृत्व में, मिदनापुर तामलुक दिसंबर 1942 से सितंबर 1943 जातीय सरकार। इसके अलावा सतारा 1943 के मध्य से 1945 वाई चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व में यहाँ प्रति सरकार गठित हुई। इसके अलावा विभिन्न दलों की क्या प्रतिक्रिया रही, सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, जैसे इस आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर गांधी जी के साथ थे। तो ये इस तरीके से क्रिएटिव तरीके से सारी चीजों को हमने पढ़ने का प्रयास किया था। ठीक है। अगला, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? सीआर दास ने, मोतीलाल नेहरू, एम.ए. जिन्ना, सर टी.बी. सप्रू। तो 174 का हमारा उत्तर है सर टी.बी. सप्रू। तो देखिए, आजाद हिंद फौज के जो अधिकारी सिपाही पकड़े गए थे
उन्होंने आक्रमण किया था कोहिमा इम्फाल के रास्ते भारत पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ब्रिटिश आर्मी जीत गई थी, ब्रिटिश आर्मी ने इनको पकड़ लिया और नवंबर 1945 में इन पर लाल किले का प्रसिद्ध मुकदमा चलाया गया। और इस लाल किले के प्रसिद्ध मुकदमे की चर्चा तो यूँ तो हमारे पाठ्यक्रम में बहुत अधिक नहीं होती है, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन में इसका बहुत महत्व था, जिसे हमने डिटेल में समझा है। तो 174 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो मार्च 1944 में इम्फाल और कोहिमा का युद्ध हुआ। INA जापानी सेना विरुद्ध मित्र देश, युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई, ठीक है। जून 1945 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो गिरफ्तार कांग्रेसी नेता थे वो भी बाहर आ गए। इसी दौरान जुलाई 1945 में ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हो गया, लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बन गए। इसी दौरान 5 नवंबर 1945 को, हालांकि ये कहा जाता है कि इतनी चालाक कौम अंग्रेजों की, उन्होंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी कि 3 अलग अलग धर्मों के INA के अधिकारियों पर एक साथ, वो भी खुले में, लाल किले पर मुकदमा प्रारंभ कर दिया। तो INA अधिकारियों के लाल किले का मुकदमा प्रारंभ हुआ। इसमें 3 लोग थे। PK सहगल हिंदू थे, कई केसेस अलग अलग चल रहे थे, जिसमें से ये एक केस था। PK सहगल हिंदू थे, शाहनवाज खान मुसलमान थे और गुरबख्श सिंह ढिल्लो सिख थे। यानी धार्मिक रूप से एकीकरण कर दिया इस मुकदमे ने भारतीयों का, ठीक है। और जब अखबार में निकलने लगा, रोज रिपोर्टिंग होने लगी इस मुकदमे की कार्रवाई की, तो लोगों को पता भी चलने लगा कि INA के सिपाहियों ने, अधिकारियों ने क्या किया था, INA क्या थी, ये सब डिटेल में आने लगा। और जनता ने बड़े श्रद्धा के रूप से इनको देखा। तो INA की बहादुरी को जनता में जबरदस्त लोकप्रियता मिली। 5 से 11 नवंबर को INA सप्ताह तथा 12 नवंबर को INA दिवस घोषित किया गया। ये कई बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। INA के समर्थन में अनेक बड़ी बड़ी सभाएं देश में आयोजित होने लगी और जनता पहली बार इतना निर्भीक होकर के बोलने लगी। क्या बोलने लगी, बड़ा रुचिकर है, देखिए। जनता ने अब खुले तौर पर धमकियां देना शुरू कर दिया ब्रिटिश सरकार को। क्या कहा, INA के सैनिक देशभक्त ना कि देशद्रोही, इन पर देशद्रोह ही होने का आरोप लगा था। हर INA के सैनिक के बदले 20 अंग्रेजी कुत्तों की मौत। तो अगर किसी को फांसी पे चढ़ाओगे तो 20 अंग्रेजी कुत्तों को हम मारेंगे, ठीक है। तो INA बचाव पक्ष के वकील कांग्रेस ने दिया। कहते हैं जवाहरलाल नेहरू ने 27 साल बाद अपना ड्रेस पहना जो वकालत का था। तो तेज बहादुर सप्रू, भुल्ला भाई देसाई, अरोड़ा असफ अली, KN काटजू, JL नेहरू, इन सब लोगों ने इस मुकदमे में भाग लिया। बचाव पक्ष यानी INA के समर्थन में इन्होंने मुकदमा लड़ा। और मुख्य बहस जो है भुल्ला भाई देसाई ने की। मैंने लेक्चर में भुल्ला भाई देसाई ने क्या क्या बोला अपने बचाव पक्ष में बोलते हुए अदालत में मुकदमे के दौरान, वो सब बताया आपको पढ़ करके, ठीक है। तो INA के समर्थन में भारत में 3 चरणों में विद्रोह उठा। पहला विद्रोह हुआ 21 नवंबर 1945 को। तो छात्रों और फॉरवर्ड ब्लॉक ने डलहौजी चौक को घेरा, पुलिस ने गोलियां चलाई। इसके बाद 1 दिसंबर 1945 को ब्रिटिश सरकार के रुख में नरमी आ गई। क्या किया, तो INA के केवल उन्हीं सैनिकों पर मुकदमा चलेगा जिन पर हत्या और क्रूर अपराध के आरोप हैं। इसको भी डिटेल में समझा था कि इसका क्या अर्थ होता है। इसके बाद दूसरा विद्रोह हुआ। INA के कैप्टन अब्दुल रशीद को एक और मुकदमे में 7 वर्ष की सजा देने पर भड़क उठा। तो मुस्लिम लीग विरोध करने लगी। तो मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, ये सब एक साथ आ गए। ये जो है कलकत्ता में हुआ। इसके बाद तृतीय विद्रोह हम मानते हैं शाही भारतीय नौसेना का विद्रोह। और जिसके बाद स्थिति ब्रिटिश राज की ये आ गई कि मार्च 1946 में एक ब्रिटिश खुफिया रिपोर्ट ने ये लिखा था। क्या लिखा था, राज कभी ना लौट आने के बिंदु पर पहुंचा। राज यानी ब्रिटिश राज। तो ब्रिटिश खुफिया विभाग की रिपोर्ट मार्च 1946 में क्या आई कि राज कभी ना लौट आने के बिंदु पर पहुंचा है। 24 घंटे से अधिक की जिम्मेदारी भारत में नहीं ली जा सकती। स्थिति बड़ी विकट है, ठीक है। अंततः फिर भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के बाद एक भी विद्रोही सैनिक को सेना में बहाली नहीं मिली। खैर, चलिए अगला प्रश्न। सुभाष चंद्र बोस
ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना करने की घोषणा की थी। कब की थी? 21 अक्टूबर 1943 को की थी, 22 अक्टूबर 1943, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर 1943। तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की 21 अक्टूबर 1943। तो जर्मनी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंचे और सिंगापुर में इन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की, जिसका नाम था आरजी हुकूमत-ए-आजाद हिंद। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था? मेजर जनरल शाहनवाज खान, निश्चित रूप से कर्नल प्रेम कुमार सहगल, निश्चित रूप से कर्नल शौकत अली मलिक, निश्चित रूप से मेजर करतार सिंह। ये प्रश्न गलत है, सभी के सभी लोग आईएनए से जुड़े हैं, जिनका नाम इस पर ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे? राशिद अली, शाहनवाज खान, पीके सहगल और बीसी दत्त। तो बीसी दत्त इससे जुड़े हुए नहीं थे। डी हमारा उत्तर है 177 का। अगला, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? जीके गोखले, सी आर दास, बीसी पाल, बीजी तिलक। तो निश्चित रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे सी आर दास। 178 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। अगला, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट, बेबल योजना। तो देखिए, इसमें अगर हम देखें तो अगस्त प्रस्ताव आ गया 1940 में, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब लिन लिथगो ने यह घोषणा की कि भारत भी युद्ध पक्ष बन गया, इसका विरोध किया गया कि बिना भारतीय जनमत की राय को जाने के लिए लॉर्ड लिथगो ने यह निर्णय कैसे ले लिया। कांग्रेसी सरकारों ने इस्तीफा दे दिया और तुरंत कांग्रेस का रामगढ़ में अधिवेशन हुआ। उसमें कांग्रेस ने यह मांग की कि केंद्र में तुरंत अंतरिम सरकार की आप स्थापना करिए, और इसी मांग के रूप में अगस्त प्रस्ताव आया, जिसमें दो बातें कही गई। एक कि डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, दूसरा कि संविधान सभा का निर्माण होगा। ये बात पहली बार अगस्त प्रस्ताव में ही की गई, लेकिन अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने अपनी मान्यता नहीं दी। बाद में जब जापान दक्षिण पूर्व एशिया में तेजी से अपने विजय अभियान को बढ़ाने लगा, तो अंततः मजबूरी में 1942 में क्रिप्स मिशन आया, ठीक है। तो अगस्त प्रस्ताव के बाद क्रिप्स मिशन, और इन सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट आई 1928 में, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई, 1942 में क्रिप्स मिशन और बेबल योजना 1945 में, ठीक है। तो हम देखें, सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट, यानी कि 3 सबसे पहले होगा, तो सी हमारा उत्तर नहीं है, डी हमारा उत्तर नहीं है। 3 के बाद होगा अगस्त ऑफर 1940, तो 3 के बाद 2 हमें केवल दिख रहा है बी में, तो 179 का जो हमारा उत्तर है वो है बी, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट सबसे पहले, उसके बाद अगस्त ऑफर, उसके बाद क्रिप्स मिशन, उसके बाद बेबल योजना। अगला, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फिर काल क्रमानुसार आ गया, क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, बेबल योजना, सी आर फार्मूला। तो अगस्त प्रस्ताव 1940, इसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव 1942, इसके बाद बेबल योजना 1945, इसके बाद सी आर फार्मूला 1944, ठीक है। तो आइए देखें, तो सबसे पहले तो अगस्त प्रस्ताव होना चाहिए। तो अगस्त प्रस्ताव हमें कहाँ दिख रहा है? तो अगस्त प्रस्ताव हमें ए में भी दिख रहा है, बी में भी दिख रहा है, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव के बाद होना चाहिए क्रिप्स मिशन या क्रिप्स के प्रस्ताव, तो 2 के बाद 1, तो 2 के बाद 1 तो हमें ए में भी दिख रहा है, बी में भी दिख रहा है। अब जो है हमें यह देखना है कि बेबल योजना पहले थी कि सी आर फार्मूला पहले था। तो जैसा कि हम लिख ही चुके हैं, सी आर फार्मूला पहले था। तो 2 फिर 1 और फिर 4, तो 2 1 फिर 4, ये है बी में हमारा। तो 180 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं।
कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से महात्मा गांधी कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे। अब हालांकि उस समय की परिस्थिति में किसी को दोष नहीं दिया जा सकता है, लेकिन कैबिनेट मिशन की योजना में जो बात की गई थी पॉलिटिकल संरचना की, उसमें 3 ग्रुपिंग्स की बात की गई थी भारत के। उसमें 3 समूह बनाए गए, तो 3 स्तरीय शासन व्यवस्था बताई गई थी। अभी कैसी है भारत में? 2, एक राज्य है, दूसरा क्या है? केंद्र है, माने ऊपर केंद्र और फिर नीचे राज्य। यहां क्या बताया गया? पहले केंद्र होगा, फिर 3 समूह होंगे, समूह ए, समूह बी, समूह सी। उन समूहों में राज्य होंगे, और जो 2 समूह थे वो इस तरह से बनाए गए थे कि वो मुस्लिम बहुल थे और एक समूह हिंदू बहुल था। तो इस तरीके से यह कहा गया कि कैबिनेट मिशन प्लान ने स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया जिन्ना के, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को मान भी लिया। और इसीलिए पहले मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को अपना समर्थन दे दिया, हालांकि बाद में उन्होंने समर्थन वापस खींच लिया। और कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया कैबिनेट मिशन प्लान को, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम ग्रुपिंग को अपना समर्थन नहीं दे रहे, बल्कि हम जो संविधान सभा की बात की गई है इसमें कि एक अंतरिम सरकार बनेगी, एक संविधान सभा बनेगी, तो हम संविधान सभा के प्रावधान के लिए, अंतरिम सरकार के प्रावधान के लिए अपनी सहमति दे रहे हैं, बाकी ग्रुपिंग्स के लिए हम अभी नहीं कर रहे हैं। तो वो ये योजना, लेकिन महात्मा गांधी ने इसे पसंद किया। हालांकि निश्चित रूप से बाद में यह कहा गया कि कैबिनेट मिशन प्लान की जो ग्रुपिंग वाली व्यवस्था थी उससे अच्छा तो भारत का विभाजन ही हो गया। ठीक है, अब इतने कम समय में मैं समझा नहीं सकता हूं कि क्या बात कही गई थी। तो पूरा इसी तरीके से था कि अप्रत्यक्ष रूप से जो है मुस्लिम जो बाहुल क्षेत्र हैं वो 2 ग्रुप्स में डाल दिए जाएं, एक ग्रुप तो उधर पूरब और दूसरा पश्चिम, एक तो इधर पंजाब की तरफ पाकिस्तान और एक जो है बंगाल की तरफ। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? स्वराज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग, सर्वदल सम्मेलन ने 1946। तो सर्वदलीय होना चाहिए ये। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो 1895 में एक स्वराज विधेयक आया जो कि बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में हुआ, उसमें इसकी बात की गई थी। इसके बाद एमएन राय ने 1934 में ये बात रखी। ऑफिशियल स्वराज पार्टी ने 1934 में कहा। कांग्रेस ने 1935 में स्पष्ट रूप से, आधिकारिक रूप से इस मांग को स्वीकार किया। ठीक है, तो हमारा उत्तर 182 का ए है। अगला, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया? साइमन कमीशन, राजाजी फार्मूला, कैबिनेट मिशन योजना, बिबल योजना। तो निश्चित रूप से कैबिनेट मिशन योजना, इसी के अनुसार हमारी संविधान सभा का गठन भी किया गया। अगला, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है 10 लाख। 10 लाख की जनसंख्या को निर्धारित किया गया था। अगला, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? आसान प्रश्न है, तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले कार्यकारी के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो संविधान सभा के यही अध्यक्ष थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था? फजलुल हक, खिजर हयात खां, लिकायत अली खां, गजनफर अली खां। देखिए जो मंत्रिमंडल था, जो अंतरिम सरकार बनी, मुस्लिम लीग ने, जैसा कि मैंने कहा कि कैबिनेट मिशन प्लान को अपनी सहमति दी और फिर कैबिनेट मिशन प्लान से अपनी सहमति को वापस खींच लिया और यह कहा कि हम अंतरिम सरकार में नहीं भाग लेंगे। कि हम क्यों भाग लें, हमको तो अलग देश चाहिए, तो हम नहीं भाग लेंगे। लेकिन नेहरू जी ने कहा कि बिना मुस्लिम लीग के भाग लिए ही हम अंतरिम सरकार का तो गठन करेंगे ही। तो गठन हो गया सितंबर में। उसके बाद
मुस्लिम लीग ने देखा कि ये सब कांग्रेसी सरकार में आ गए हैं, सरकार चलाने लगे, तो ये ज्यादा मजबूत हो रहे हैं, हम सरकार के बाहर होकर के कमजोर स्थिति महसूस कर रहे हैं, तो उसने अक्टूबर में कहना शुरू किया कि नहीं हम भी भाग लेंगे, हम भी भाग लेंगे। तो अक्टूबर में फिर से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और 5 मुस्लिम लीग के उसमें मेंबर आ गए। ठीक है, तो जो सितंबर में बनी सरकार उसमें मुस्लिम लीग के एक भी मंत्री नहीं थे, फिर अक्टूबर में उसके 5 मंत्री आए। तो ये अक्टूबर की ही बात हो रही है। तो वित्त मंत्री बना लिकायत अली खान। कहते हैं कि ये हुआ कि मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें गृह विभाग दे दीजिए, तो सरदार पटेल ने कहा कि नहीं, गृह विभाग तो हम नहीं दे सकते हैं, वो सारा मामला देख चुके थे। उन्होंने कहा कि नहीं, गृह विभाग हम नहीं दे सकते थे, तो अब कौन सा बड़ा विभाग हो। तो ये हुआ कि वित्त मंत्रालय दे दिया जाए, लेकिन वित्त मंत्रालय लेकर के मुस्लिम लीग ने, वो तो परेशान करने के लिए ही सरकार में आई थी, मुस्लिम लीग ने बहुत परेशान किया। किसी विभाग को फंड नहीं जारी करता था। इसने जब बजट पेश किया तो खूब भरकर टैक्स लगाया कि जनता जो है कांग्रेस को गाली देने लगे। ठीक है, तो बहुत मुस्लिम लीग ने निश्चित रूप से एकदम स्थिति को पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। ठीक है, तो 186 का है सी, यहां पर देख लें, ये अक्टूबर की सरकार का है, इससे पहले सितंबर में बना था। मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे जैसे लिकायत अली वित्त, आई चुंदरीगर वाणिज्य, अब्दुल रब निस्तार संचार, गजनफर अली खान स्वास्थ्य, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि, ये भी मुस्लिम लीग के ही उस पर थे। हालांकि ये हिंदू थे और पाकिस्तान के समर्थक थे। बाद में जब पाकिस्तान बन गया और इन्होंने देख लिया पाकिस्तान की हकीकत, तो ये भारत में आकर के गुमनाम मौत मरे। इनके बारे में पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे। अब देखिए सितंबर वाली बात हो रही है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली खान, अबू कलाम आजाद। तो निश्चित रूप से जो सितंबर में सरकार बनी थी उसमें न लियाकत अली खान थे न अबुल कलाम आजाद थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई हेतु सुनिश्चित की। 13 अगस्त 1946, 14 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में, डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में चुना। सभी लोगों को लगा कि इस दिन मुस्लिम लीग के नेतृत्व में देश के विभिन्न स्थान पे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में मुसलमान एकत्रित होंगे। मुस्लिम लीग के द्वारा उनको अपने लक्ष्य के बारे में, ब्रिटिश सरकार की नीतियों के बारे में, अपने डेवलपमेंट के बारे में मुस्लिम लीग बताएगी और लाखों मुसलमान पाकिस्तान की मांग करेंगे, अपने मांग को पुरजोर तरीके से रखेंगे। लोगों ने यह समझा, लेकिन असल में डायरेक्ट एक्शन डे ऐसा कुछ नहीं था। इसमें सीधे सीधे मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य लोगों को और खास करके हिंदुओं को टारगेट करना था और उनको मौत के घाट उतारना था। और इसीलिए कलकत्ता की बात करें, बंगाल की बात करें, तो बंगाल में मुस्लिम लीग का मुख्यमंत्री था सुहरावर्दी। उसने उस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया बंगाल में और पुलिस को भी उसने बड़े पैमाने पर अवकाश दिया और बहुत छोटे संख्या में जो है पुलिसकर्मी थे। और उसके बाद ये सब करने के बाद कलकत्ता में जो रैली आयोजित हुई थी जहां लाखों मुसलमान आकर के जुटे थे, उसने अपने भाषण में स्पष्ट रूप से मुसलमानों को इशारा किया कि मैंने पुलिसकर्मियों के हाथ बांध रखे हैं। और यह स्पष्ट इशारा था कि आपको जो मर्जी वो करिए। और उसके बाद जो भीड़ उस रैली से निकली तो हजारों सर काटे गए, हजारों हिंदुओं का घर उजाड़ दिया गया और बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया गया। और यह दिखाने का प्रयास किया गया कि ये दोनों अलग अलग आइडेंटिटी हैं और अगर हमें पाकिस्तान नहीं मिलेगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसका नंगा नाच किया गया कलकत्ता में नोआ खली में। विस्तार से हमने पढ़ा है। तो 16 अगस्त 1946। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। लाहौर प्रस्ताव, फजल उल हक, पीरपुर रिपोर्ट, राज मोहम्मद मेहदी, जनता की योजना, विनोबा भावे, गांधीयन प्लान, एस एन अग्रवाल। निश्चित रूप से
ये प्रश्न देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बहुत कठिनतम प्रश्न है। निश्चित रूप से हम लोग साधारण तरीके से इसे नहीं पढ़ते हैं। इसमें हमारा उत्तर है सी, जनता की योजना। ये एम.एन. रॉय के निर्देशन में बना था। ये 10 सूत्रीय आर्थिक प्लान था। ठीक है, तो 179 का हमारा जो उत्तर है वो है सी। आगे बढ़ते हैं। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो किस योजना के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली? क्रिप्स मिशन, बेवल योजना, माउंटबेटन योजना। तो भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन भारत में वायसराय बन के आया, सभी पक्षों से बात किया। माउंटबेटन को समझ में आ गया कि अब विभाजन ही अंतिम सत्य है, तो अंततः माउंटबेटन योजना आई और उसमें स्पष्ट रूप से विभाजन की बात को माना गया। ठीक है, यही आधार बनी। अगला, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया जनवरी 1947 में, जुलाई 1947 में, अगस्त 1947 में। तो जुलाई 1947 में ये जो है पारित हुआ। 191 का हमारा उत्तर है बी। अगला, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ। कब से प्रभावी हो गया? जुलाई 4, जुलाई 10, जुलाई 18, अगस्त 14। तो जुलाई 18, 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रभावी हुआ। अगला, भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे R.M. गोपाला, डॉक्टर S. राधाकृष्णन, C. राजगोपालाचारी, रामानुज आचार्य। तो 48 से 50 तक C. राजगोपालाचारी ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। इसके बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया, भारत का संविधान लागू हो गया, राष्ट्रपति का पद आ गया। तो यहां पर आप देखें, ये पूरी जो नामावली है, ये जो पूरी पदवी है उसको हमने डिस्क्राइब किया है। जैसे 1773 से लेकर 1833 तक जिस पदवी का प्रयोग किया गया उसका नाम था बंगाल का गवर्नर, और प्रथम था वारेन हेस्टिंग। और ये किसके द्वारा किया गया? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया। ठीक है, 1833 से लेकर 1858 तक जिस पदवी का प्रयोग किया गया, जो भारत का सर्वोच्च अधिकारी था, उसका नाम था भारत का गवर्नर जनरल। प्रथम था विलियम बेंटिंग। ये 1833 के चार्टर्ड में प्रावधान था। अगला, 1858 से लेकर 1947 तक, यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत पर समाप्त हो गया और ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में प्रत्यक्ष रूप से भारत चला गया, तो जिस पदावली का प्रयोग हुआ उसका नाम था भारत के वायसराय। तो भारत के गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऐसे पूरा लिखा जाता था। प्रथम थे लॉर्ड कैनिंग, और किसने इनको नियुक्त किया? तो ये ब्रिटेन के शासक थे। अधिनियम क्या था? तो 1858 का अधिनियम। इसके बाद जब भारत आजाद हो गया 1947 में, तो फिर से ये जो भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय की उपाधि थी, उसमें से वायसराय हटा दिया गया, क्योंकि वायसराय का मतलब होता था ब्रिटेन के राजा का प्रतिनिधि। तो ये फिर से भारत के गवर्नर जनरल कर दिया गया। कौन था व्यक्ति? लॉर्ड माउंटबेटन पहली बार बैठा। किसने इसको बैठाया? ब्रिटेन का शासक। किस अधिनियम के तहत बैठा? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और फिर स्वतंत्रता के बाद तक माउंटबेटन रहा। उसके बाद जब वो चला गया तो C. राजगोपालाचारी को इस पद पे बिठा दिया गया और उसके बाद समाप्त कर दिया गया। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? J.B. कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. पट्टाभी सीतारामैया। तो 194 का जो हमारा उत्तर है वो है ए, J.B. कृपलानी ने अध्यक्षता की 1946 में मेरठ में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की। अगला, 195, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ठीक है, पहला, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। तो निश्चित रूप से कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में की गई थी। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो निश्चित रूप से लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, बल्कि इल्जाह इम्पे इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो केवल 195 का एक सही है। तो 195 का हमारा जो उत्तर है वो है ए। आगे बढ़ते हैं। सूची ए तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो ये सूची का प्रश्न आ गया। सूची 1 में क्या है? तो सूची 1 में कार्य है और
सूची 2 में वो कार्य किस अधिनियम के तहत किया गया, ये प्रश्न है। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से ही हम शुरू करेंगे। तो हम जानते हैं ये रेगुलेटिंग एक्ट है, नियामक अधिनियम है। तो बी का 1 होगा। तो बी का 1 हमें कहाँ दिख रहा है? बी का 1 हमें केवल और केवल बी में दिख रहा है। तो 196 का हमारा उत्तर क्या होगा? वो हमारा उत्तर होगा बी। ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई नियामक अधिनियम 1773 से। तो बी का 1। ए का नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई पीट्स के भारत अधिनियम से। उसके बाद ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिली चार्टर्ड अधिनियम 1813 से। और गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति हुई चार्टर्ड अधिनियम 1833 से। चलिए, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? 1813 का चार्टर्ड अधिनियम, 1833 का चार्टर्ड, 1853 का चार्टर्ड, 1873 का चार्टर्ड। तो देखिए, 1813 के चार्टर्ड के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, केवल 2 चीजों को छोड़कर, एक चीन के साथ व्यापार और एक चाय व्यापार। ठीक है। तो चीन के साथ व्यापार और चाय व्यापार को छोड़ करके 1813 के चार्टर्ड अधिनियम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और 1833 के एक्ट में तो चाय और चीन के एकाधिकार को भी समाप्त किया गया। तो 197 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? चार्टर्ड एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ये हमारा उत्तर है 198 का बी। अगला, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया? मार्ले मिंटो सुधार, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो सी हमारा उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? पहला, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। सही है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। देखिए, ये प्रश्न जो है आरओ प्री 2021 में पूछा गया। अब इसमें कोई एग्जैक्ट डाटा पब्लिक डोमेन में नहीं उपलब्ध है जो ये बताता हो कि 1941 में देश में कुल कितने आईसीएस अधिकारी थे, उसमें से ब्रिटिश कितने थे, उसमें से भारतीय कितने थे। लेकिन 1947 का डाटा तो है, उसके अनुसार जो है भारतीयों की संख्या में वृद्धि हो गई थी। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन 2 भी सही है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो मेरे हिसाब से 1 और 2 दोनों सही है, सी। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से कुल 50 प्रश्नों को हमने देखा जो इंडियन पॉलिटी से जुड़े हुए थे और जिन्हें 2001 से लेकर 2021 तक के दौरान आरओ के एग्जाम में पूछा गया था। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।